आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम संडे को प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर डिसाइड करा करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 2020 का प्रश्न पत्र डिस्कस करेंगे। फिर हम आगे चलकर 2021-22 से लेकर हम 2025 तक के सारे प्रश्न पत्र डिस्कस करेंगे कि आगे प्री में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत 2020 के क्वेश्चन पेपर से हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो पीडीएफ है इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है। टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बहुत इजी क्वेश्चन आया, परीक्षा धाम से आराम से बन जाएगा। हीरा। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है तो यमुना बेसिन से। हालांकि जो चंबल है वो यमुना में जाकर मिलती है, तो इस कारण इसको यमुना बेसिन से माना गया है। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? हम सभी को पता है चंबल है, इजी क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल, अब देखो चावल मक्का बाजरा दी, लेकिन मुख्यतः गेहूं है। सोयाबीन अगर और गेहूं होता तो हमको थोड़ा कंफ्यूज होने की दिक्कत थी, लेकिन इस प्रश्न में इजीली उन्होंने हमको सरलता से दे चुका है कि वो गेहूं उत्तर होगा। निम्न में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है? क्या गन्ना, कपास, केला? तो बाजरा व्यापारिक नहीं है, बाकी गन्ना, कपास और केला व्यापारिक फसलें हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब देखो ये जो जितने भी प्रश्न हैं ये बहुत इजी नेचर के हैं और ये परीक्षा धाम से आराम से बन जाएंगे। ठीक है, अब ये वाला प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके, लेकिन हम इसमें क्या ट्रिक यूज करेंगे? हम लोग ट्रिक करेंगे एलिमिनेशन की। अब हमको ये पता है कि जो नरेंद्र मोदी जी है वो गुजरात के मतलब सीएम रह चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, ई का देखेंगे कि ई का थर्ड किस में दे रखा है। तो ई का थर्ड सब में देखा है। थोड़ा सा और कौन कौन मतलब कंपटीशन बढ़ा हमारा। अब आया हमारा पीवी नरसिम्हा राव। तो हम सभी को पता है कि जो पीवी नरसिम्हा राव है उनका जो है ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड से, सबको पता है ये बात। तो हम देखेंगे कि टू किस में, तो इन दोनों में टू है, तो बाकी ये दो ऑप्शन हट गए। ये चीज हमको पता है, दो चीजें हमको पता है, ये दोनों ऑप्शन हट गए। इसके बाद में फिर हम क्या करें? अब हमारे पास इतनी चीजें बची है, तो इसमें से भी फोर्थ का हमको सी का 4 मिल चुका है। सी का 4 है, ये भी मिल चुका। अब हमारे पास है चरण सिंह और मोरारजी देसाई। ठीक है, चरण सिंह और मोरारजी देसाई। तो अब इसमें आपको थोड़ा सा पता होने की जरूरत है कि भाई जो मोरारजी देसाई है वो बम्बई से रिलेटेड थे, और जो चरण सिंह है वो हमारे अविभाजित उत्तर प्रदेश से रिलेटेड थे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित, ये थोड़ा मैं कहूंगी टफ क्वेश्चन है। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश या न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? एडोक या फिर एक्टिंग? ठीक है, तो बताओ कैसे की नियुक्ति की जा सकती है? ए की जा सकती है, एक्टिंग की नहीं की जा सकती। तो ए सही है, लेकिन जो सेकंड वाला है वो गलत है। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी अवेलेबल रहेगा ये। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम सीपीएसी भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा सूचीबद्ध महारत्न की श्रेणी में नहीं आता है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। हालांकि अब ऑयल इंडिया लिमिटेड भी हमारे महारत्न में शामिल है, उस समय के अनुसार नहीं थी। ठीक है, तो ये थोड़ा मैं कहूंगी मीडियम लेवल का प्रश्न है, क्योंकि हम महारत्न कंपनीज पढ़ के जाते हैं जब हम इकोनॉमी पढ़ते हैं। वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति कमेटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर और भारत के वित्त मंत्री, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और भारत के वित्त सचिव के द्वारा? बिल्कुल की जाती है, और ये हम पढ़ेंगे अच्छे से जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, गैर वित्तीय कंपनी एनबीएफसी के लोकपाल योजना 2018 को किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया था? तो ये 23 फरवरी 2018 था। ये मैं कहूंगी थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन है। चलिए, फरवरी 2021 में किस पड़ोसी देश में सेना द्वारा तख्ता पलट किया गया? म्यांमार। हालांकि करंट अफेयर की बुक से ये इजीली कवर हो जाएगा, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये उस समय का करंट अफेयर है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? लुसाने। ये भी हम करंट अफेयर जब पढ़ते हैं तब हम सभी के मुख्यालय भी पढ़ते हैं। किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक में पदक जीता था? तो वो कर्णम मल्लेश्वरी थी। ये भी इजी प्रश्न है, क्योंकि ये जो हम करेंट अफेयर जब पढ़ते हैं ना उसकी बुक में पहले ही दे रखे होते हैं, ये इजी लेवल के प्रश्न समझे जाते हैं। जो बच्चा पहली बार देख रहा होगा उसको थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन जब आप करेंट अफेयर पढ़ोगे ना तब आपको ये चीजें सरल लगेगी। ठीक है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाले निम्न में से कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है? तो विश्वामित्र पुरस्कार है, और ये उस समय के सिलेबस के अनुसार आया हुआ है।
अब सिलेबस थोड़ा चेंज हो चुका है, लेकिन प्रश्न का हम स्वभाव देख रहे हैं, क्या क्या प्रश्न कैसे आ रहे हैं। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकेडमी कहाँ स्थित है? तो ये जबलपुर में है। हम जब मध्य प्रदेश की अकेडमी या खेल पढ़ेंगे, उस समय खेल स्पेसिफिकली दिया हुआ था तो हम ज्यादा पढ़ते थे। हालांकि अब जो है पुरस्कार से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, तो ये चीजें हम पढ़ेंगे उस समय। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में संदेह है। बिल्कुल सही है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उसकी बाबत में रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। तो ये दोनों सही है, ए बी दोनों सत्य है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगुडारी। ये बहुत इजी प्रश्न है। देखो उस समय जो थे ना, यूनिट जो 10 थी उसमें पूरी तरीके से स्पेसिफिकली आयोग दिए हुए थे, तो आयोग से लगभग 10 से 11 प्रश्न पूछे जाते थे। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है? तो राज्यपाल शामिल नहीं होता। ये हम अच्छे से पढ़ के जाते हैं, ये इजी लेवल के क्वेश्चन है सारे जितने भी मैंने अभी तक पढ़े हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यतीत कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? तो वो 90 दिन के भीतर अपनी अपील दायर कर सकता है। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा आयोग 2013 के अंतर्गत होती है। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, मतलब पढ़ेंगे तो ये इजी लेवल का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? दोस्त मोहम्मद खान। इजी प्रश्न। वीर सिंह देव की राजधानी क्या थी? गहोरा। इजी प्रश्न। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था? अमीर खुसरो ने कहा है, हमको बहुत स्पेसिफिकली सारी बुक में मिल जाता है। भीमबेटका की खोज किसने की थी? विष्णुधर वाकणकर ने की थी, हम सभी को ये बात पता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाने वाली जनजाति कौन सी? तो भील है, ये भी हम सभी को पता है। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, ये प्रश्न उस समय वर्ल्ड जियोग्राफी आती थी, तो इस कारण ये प्रश्न उस समय पूछा गया, तो इसका सी उत्तर सही था। भारत के किस राज्य में, अभी हमारे लिए इतना ज्यादा जरूरी नहीं है वो प्रश्न, भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में है। निम्नांकित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो आंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, बाल प्रक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है, लेकिन जो चंदोली राष्ट्रीय उद्यान है वो गुजरात में नहीं है। जब हम मतलब हमारा यूनिट 7 पढ़ेंगे तो ये चीजें हम पढ़ेंगे उस समय, ये इजी प्रश्न में ही आएगा। आप इसको मीडियम लेवल का प्रश्न समझ लीजिए, क्योंकि इसको याद करना बहुत समय लगता है याद करने में, इसलिए मीडियम लेवल का प्रश्न। पर ये बुक्स में मिल जाता है तो मैं इसको मीडियम में रख रही हूँ, इसको ना तो इजी में रख रही हूँ ना मैं टफ में रख रही हूँ। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? सबको पता है, छोटानागपुर का पठार को कहा जाता है। निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं, तो क्या है? क्या बिल्कुल है, हम सभी को पता है। सुअपवाहित उर्वर भूमि शीतकाल में 10 डिग्री 15 डिग्री से तापमान तथा लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? बिल्कुल है, हम सभी पढ़ते हैं। इजी प्रश्न है, ये इजी लेवल का प्रश्न है। बस आपको कारण और जो है व्याख्या, इसको थोड़ा आपको ये दिमाग में रखना है कि भाई कौन सा ऑप्शन लगाना है, बाकी ये प्रश्न इजी लेवल का है। पद्मश्री भूरीबाई किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्रकारी, हम सभी पढ़ते हैं इनको। कैलाश सत्यार्थी का जन्म कहाँ हुआ था? सबको पता है, विदिशा। यहाँ पे विदिशा गलत लिखा है, विदिशा ऐसे लिखते हैं। ठीक है। 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? रीवा में स्थित है, हम सभी को पता है, ये चीजें हम पढ़ के जाते हैं भाई, आराम से पढ़ के जाते हैं तो इजी है। मिजोरम में स्थित फामंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो नीला पर्वत उद्यान के नाम से जाना जाता है। ये थोड़ा टफ लेवल का प्रश्न है, क्योंकि आप नॉर्मली इतना नहीं पढ़ते हो। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई? चौरा चौराही शताब्दी समारोह की स्टार्टिंग की गई थी, क्योंकि 2021 या फिर 2022 में चौरा चौरी कांड को 100 साल कंप्लीट हो गए थे। एक मिनट रुकिएगा। चलिए, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संधाय किया जाता है। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आता है तक होता है। दोनों सही है, लेकिन ये वाला सही नहीं है कि एक चुनाव आयोग किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित स्व हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है।
ठीक है, ये जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? तो इसके 2 उत्तर सही माने थे। एमपीपीएससी बहुत सारे प्रश्नों के 2 उत्तर सही मान लेता है। सूची 1 प्रविष्टि 72, सूची 2 प्रविष्टि 37। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया तो वो 1 फरवरी 1994 को किया गया। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं। संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्ति करता है। तो बिल्कुल सही बात है ये कि भैया यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करे कि हाँ भैया हम 2 राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाना चाहते हैं और संसदीय विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्त कर दें। ठीक है, किस प्रावधान, ये इजी प्रश्न है, किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? ये हम सभी को पता है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की धारा 118 3 के तहत। राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम नंदराम दास था। हालांकि अब तो ये सारी बुक्स में मिल जाता है, लेकिन उस समय के अनुसार मीडियम लेवल का या फिर टफ लेवल का क्वेश्चन इसको समझा जा सकता है। 7 सागर 9 नायर 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है? तो उज्जैन। ये टफ था क्योंकि उस समय किसी बुक में ये अवेलेबल नहीं था, बाद में अब तो सारी बुक्स में दे दिया गया है। उस समय के अनुसार ये टफ प्रश्न था। राज्य राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? तो धनपाल। ये भी टफ था क्योंकि कोई सी भी बुक में ये नहीं दिया गया था उस समय। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम काकनाम है। ये बिल्कुल इजी प्रश्न है। टांट्या भील का वास्तविक नाम क्या था? तो टांट्या भी था, टंडरा भी था। 2 उत्तर माने थे एमपीपीएससी ने। जेनेटिक कोड की विशेषताएं हैं। यह प्राय सार्वत्रिक होता है। यह 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है जो 20 अमीनो अम्लों के संगत होते हैं। यह अनतिव्यापी, गैर अस्पष्ट एवं कोमा रहित होता है। इसमें एक प्रारंभन एवं एक समाकोण कोडोन होता है। उपरोक्त सभी सही है। देखो इतना सारी जब चीजें दे रखी ना कोई से भी प्रश्न में, तो इसका उत्तर मोस्टली उपरोक्त सभी होता है। नॉन ऑफ द वो बहुत ही रेयर केसेस में होता है, 1 या 2 प्रश्न कभी आए हो जीवन में तो, बाकी नहीं। नॉन ऑफ द वो कभी नहीं होता प्रश्न में। ऑल ऑफ द वो मोस्टली टाइम होता है। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ये पुणे में है। ठीक है, भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था समुद्री संसाधन पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया है? तो नॉर्वे के लिए किया है। आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस से किस संकर किस्म के फल का विकास हुआ है? तो रत्ना का हुआ है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना इसका उद्देश्य है। ये सारी चीजें हम पढ़ लेते हैं मोस्टली। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भूनवस्था में थी। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन थे? तो डॉक्टर आरसी मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन। देखो इस तरह के प्रश्न टफ में आते हैं क्योंकि इतनी चीजें हम पढ़ते नहीं कि किसने क्या बोला है, तो ये तुक्केबाजी चलती है यहाँ पे। 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था, उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता है? तो W.H. रसेल ने ऐसा कहा था। ये भी मैं टफ बोलूंगी क्योंकि मोस्टली बच्चा नहीं पढ़ता है इसको। भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं? चार्ल्स मेटकॉफ ने ऐसा कहा था। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई है? तो 14 राज्य, 6 संघीय क्षेत्र मतलब यूनियन टेरिटरी की स्थापना की गई थी। भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रीवी वर्षों की समाप्ति कब हुई थी? तो 1971 में कर दी गई थी। किस संगठन ने व्योममित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया था? तो इसरो ने। ये भी इजी प्रश्न है क्योंकि उस समय का करंट अफेयर था ये। गार्टनर के अनुसार 4 चरण, ये 2 बार प्रश्न आ चुका है अभी तक, रिपीट हो चुका है मतलब ये प्रश्न। गार्टनर के अनुसार 4 चरण परिपक्वता मॉडल को क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। सूचना, सहभागिता, लेन देन और परिवर्तन। एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है ट्री और ग्राफ का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। IPv6 प्रोटोकॉल आईपी पते को परिभाषित करता है 128 बिट में। ये भी इजी प्रश्न है क्योंकि पढ़ते हैं हम ये चीजें। यह वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है। तो ये सहयोगात्मक फिल्टरिंग है। ये थोड़ा टफ आप कह सकते हो इसको। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर न्यूनतम रही है? नागालैंड। हम सभी पढ़ के जाते हैं। इंडिया प्लस MP की जनगणना जनसंख्या जो है
अगर आप उसको पढ़ के जा रहे हो, आपके 2 नंबर पक्के हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 नंबर तो आपके पक्के ही हैं। क्योंकि कभी कभी मतलब ऐसा कोई सा ईयर नहीं देखा मैंने जिसमें जनसंख्या से प्रश्न नहीं पूछा, और 2 प्रश्न तो आते ही आते हैं, एक तो उसका एक इसका, ज्यादा आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2 तो आने ही आना है। उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? तो कास्टिक सोडे का हमको जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चलिए ना 63वां प्रश्न देख लेते हैं। ये फिर से मैं कहूंगी आपके इम्पोर्टेंस का प्रश्न नहीं है, क्योंकि ये उस समय वर्ल्ड जियोग्राफी थी, तो इसलिए पूछा जाता था। ये भी जरूरी आपके लिए नहीं है, क्योंकि अब वर्ल्ड जियोग्राफी नहीं है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पवन ऊर्जा के विकास की संभावना अधिक है? तमिलनाडु, गुजरात। ये भी हम पढ़ के जाते हैं जब जियोग्राफी पढ़ते हैं इंडिया की। इसके बाद ये इंग्लिश मीडियम वाले अपनी पीडीएफ से देख लेंगे जब मैं डालूंगी पीडीएफ तब। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो बुद्ध घोष की समस्त पाशादिका में हमको मिलता है। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? अरोड़। अरोड़ थी राजधानी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी भी रिपीट हो सकता है ये वाला प्रश्न। मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगीरी किसकी रचना है? तो ये शाकिर मुस्तिद खान की रचना है, मासिर ए आलमगीरपुरी। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही और उपान्ह का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है? तो जूता। इसका मोस्टली लोग जो है ना, या तो कोई वस्त्र लगा के आया होगा, आभूषण या आवास लगा के आया होगा, जूता किसी ने नहीं लगाया होगा। तो ये टफ प्रश्न था, व्यक्ति पढ़ के नहीं गया होगा उस समय, सबने गलत ही लगाया होगा मोस्टली लोगों ने। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? देखो, पहला तो जनसंख्या मैंने आपको बताया कि प्रश्न आता ही आता है। दूसरा टॉपिक जो है वो हमारा जो पुनर्जागरण वाला टॉपिक है ना, उससे प्रश्न आता ही आता है। अगर आप वो पढ़ के जाते हो तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो 1945 में। उस समय 1919 और शायद 1995 का जो मतलब हमारा अधिनियम है उसको स्पष्टता दिया हुआ था, इसलिए ये वाला प्रश्न पूछा गया है। अभी भी पूछे जा सकते हैं इस तरह के प्रश्न, लेकिन स्पेसिफाई अभी हमारे सिलेबस में नहीं दे रखा है। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो फ्रैंक एंथनी थे। इसके मोस्टली लोग गलत करके आए होंगे, क्योंकि उपसभापति किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा, तो ये टफ टाइप का प्रश्न था उस समय के अनुसार। निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है? तो राष्ट्रपति का आसन। ठीक है, भारत, ये भी टफ लेवल का प्रश्न है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जो है वो जोखिम पूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। तो ये पूर्ण निषेध करता है कि पूरी तरीके से कोई भी बच्चा जो है कारखाने में काम नहीं करेगा। 75, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है? 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। तो 1 और 2 दोनों सही है। मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं? डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। ये टफ था उस समय के अनुसार, हालांकि अब तो सारी किताबों में ये चीज दे रखी है कि पहले जो सीएम थे या फिर जो मतलब राज्यपाल थे वो क्या थे, तो वो अब बन सकता है अगर ऐसे प्रश्न आए, आ भी रहे हैं प्रश्न, तो उस समय के अनुसार ये टफ था। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? तो कौन नहीं रहे हैं? केवल 1 और 2 सही है। ठीक है, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई का सही क्रम चुने। ये क्रम भी हम सब पढ़ते हैं कि भैया पहले तो हम शपथ या प्रतिज्ञान लेंगे, फिर राज्यपाल का अभिभाषण होगा, फिर मंत्रियों का परिचय दिया जाएगा, फिर निधन संबंधी उल्लेख होगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में के निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं? तो वो S.K. झा है। ये भी इजी है। मध्य प्रदेश के नगर पालिका में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आज के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो अगर आप जनजाति पढ़ लेते हैं और उनसे रिलेटेड जितनी भी चीजें पढ़ लेते हैं, आप 30 या 35 आराम से स्कोर कर जाएंगे, क्योंकि बहुत प्रश्न आते हैं। फिर चाहे वो आर्टिकल्स हो गए, फिर चाहे वो यूनिट 10 हो गई, फिर चाहे वो यूनिट 2 से हो गए, या फिर पॉलिटी से हो गया,
या फिर इकोनॉमी से उनके रिलेटेड कोई भी योजना हो गई, तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। 81वां प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में कुल वनों में के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो लगभग 20% ऐसा भाग है जिस पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। बेतवा नदी निकलती है, बेतवा नदी जो है वो विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है, जो विंध्यन पहाड़ियां है ना वहां से निकलती है। इजी प्रश्न है। मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक हो जाता है? उत्तरी हम पढ़ेंगे अभी आगे चलकर। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है। ठीक है। अधात्विक खनिज है संगमरमर, ये हम खनिज पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे। मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? 12। ठीक है। हमें जो स्केलेटन सिस्टम है ना उससे प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं, हर साल पूछा जा रहा है, लगभग अभी 3 से 4 साल हो गए हैं, हर साल पूछा जा रहा है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग किया जाता है, तो स्वाद बढ़ाने में प्लस सुरक्षित रखने में भी इसका उपयोग किया जाता है। आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था तो 2005 में बनाया गया था। इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? तो उपरोक्त सभी, चाहे वो मर्स हो गया, सोर्स हो गया, कोविड-19 हो गया, सारे। एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। XML का फुल फॉर्म क्या है? एक्सेसिबल मार्कअप लैंग्वेज। माइक्रोवेव में विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है जिनकी सीमा की आवृत्ति है 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज। ब्लोफिश एक प्रकार का है सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथ्म टफ। रोबोटिक्स के संदर्भ में पूमा क्या है? प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। इजी है। 2011 के जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो बालाघाट है। मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2016-17 के लिए 34.14 है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है? हीरा, हम सब पढ़ते ही हैं। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय किस शहर में अवस्थित है? तो भोपाल में अवस्थित है। आकांक्षा योजना संबंधित है अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने के लिए। देखो मतलब अगर मैं सारे वर्षों के पेपर का एक मोटा मोटा आपको बताऊं तो लगभग जो है हमारे 70 क्वेश्चन जो है वो इजी लेवल के आते हैं। 70 से लेकर 80 तक पहुंचने के लिए आपको एलिमिनेशन मेथड पता होनी चाहिए, तो आप 80 तक आराम से पहुंच जाते हो। बाकी जो लगभग मैं कहूँ 10 प्रश्न ऐसे आते हैं जो किसी को नहीं आते, मतलब कोई नहीं कर सकता। और इस 80 से अगर 90 तक पहुंचना है ना आपको, तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, जितना कोई नहीं पढ़ता। आपका गोल होना चाहिए 80 प्लस लाना, ठीक है, जो कि तुक्के से आप ला सकते हो। अगर आप 80 तक अपने एलिमिनेशन मेथड प्रयोग करके अगर ले आए हो तो बाकी एक दो तुक्के आपके लग जाते हो तो आप 80 प्लस हो जाते हो। तो हमको तैयारी किसकी करनी है? ये 70 से 80 तक जाने की। हम 80 पहुंच जाए फिर हम आगे कुछ लोग कुछ तुक्के लगा देंगे, ठीक है। अब चूंकि समय बहुत हो गया, 23 मिनट का ये वीडियो हो गया है, तो अगले संडे हम लोग 2 पेपर डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए एक ही पेपर हम लोग रखते हैं 2020 का ही। अगली संडे हम 2021 और 2022 का पेपर डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फिर 23, 24 और 25 का हम लोग पेपर संडे टू संडे डिस्कस करते चलेंगे। एक बार में हो अगर आप लोग कमेंट करते हो कि मैडम आप हर साल के हमको पेपर ही दे दीजिए, आप वीडियो नहीं बनाइए, तो मैं वो भी कर सकती हूँ। आप जैसा भी हो मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।